यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो बच्चों, सर नहीं किया था हमने यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। हमने बच्चे मैं बता देता हूँ, चलो कर लिया था। कर लिया था, बता दिया था ऊपर से, एक बार दोबारा दिखा देते हैं हम। यस सर। पर सर मुझे देखो समझ में नहीं आया था। देखो Yes, sir. एक्चुअली क्या होता है कि हमने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं तो एक होता है हुक्स लॉ, जो कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और ये नीचे आ जाता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अगर यही मान लो जैसे इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, ऑल्दो हम 2 टाइप के ही पढ़ रहे हैं, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी जगह यंग्स मॉडुलस हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये किस केस में होता है? जैसे कोई रॉड है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ है, उस पे वो लोड लगा तो उसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ जी। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। ये आ गया, ये हो गया एफ एल बाय ए डेल्टा एल, ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लास्ट क्लास में शायद मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में आप लोगों को। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये दो हमारे सिलेबस में फिलहाल। एक दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने बताया था जैसे कोई बलून वगैरह है, उसको हम डीप सी में ले जाते हैं तो उसमें प्रेशर लगता है, बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा हो जाता है तो कंप्रेशन फेस करता है, उससे वॉल्यूम चेंज हो जाती है, तो उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस यहाँ पर फोर्स बाय एरिया होता है, और स्ट्रेन एक्चुअली यहाँ वॉल्यूम चेंज होती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन से एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ लेंथ चेंज नहीं होती है, यहाँ वॉल्यूम चेंज होती है। फोर्स बाय एरिया को यहाँ डेल्टा पी लिख देते हैं, चेंज इन प्रेशर या प्रेशर लिख देते हैं, और ये माइनस डेल्टा वी, और ये वी ऊपर आ जाता है, ये आ जाता है। बल्क मॉडुलस को अगर प्रॉपर्ली लिखा जाए तो बल्क मॉडुलस विल बी वी डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी, ये आ जाता है। सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होती है फाइनली बच्ची, अगर प्रेशर लगता है तो लेंथ में लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अब जैसे खींच रहे हो, लेंथ बढ़ रही है तो प्लस एल आएगा, डेल्टा एल बाय एल, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस डेल्टा एल बाय एल आएगा। समझे बच्चे या नहीं समझे? खैर वैसे तो माइनस साइन का मतलब बताते हैं आपको क्या चक्कर होता है। देखो जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अपने बात की थी, तो वैसे स्ट्रेन क्या होता है हम बता देते हैं। स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन का मेजर होता है कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ का कुछ एस्टिमेशन फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया डेल्टा वी बाय वी। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा एलैबोरेट करें, तो ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय वी। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब वॉल्यूम में कंप्रेशन होता है तो फाइनल वॉल्यूम कम होती है, लेस होती है, और ये मोर होता है। साइन इसलिए नेगेटिव लगाते हैं ताकि हमें फाइनली जो है पॉजिटिव वैल्यू मिले। समझे या नहीं समझे? यस सर। क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और जब कभी कंप्रेशन होगा तो फाइनल वैल्यू छोटी होगी, छोटी से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब कभी वॉल्यूम कंप्रेशन हो रहा होता है या लेंथ में कंप्रेशन हो रहा होता है तो माइनस साइन लगाते हैं। खैर ये तो बच्चे आप समझ जाओगे, अपने आप ही मेन फॉर्मूला यही है। गलत भी कर दोगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो कोई खास गड़बड़ नहीं आती इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को इसको लेके। तो ये फॉर्मूलेज है हमारे पास। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चों? देखो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होता है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जैसे कई बार हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था
कि हर सब्सटेंस के लिए एक चीज ये होता है कि जितना ज्यादा लोड लगाओगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। भाई सीधी सीधी बात है, ये तो सब मानते हैं सब बच्चे, ऑब्वियसली बात है। लोड इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस एंड एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेन, ये तो हम समझ ही गए अच्छे से, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है हर एक के लिए अलग अलग होती है, हर मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल। मतलब कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन है ये तो आप किसी भी मटेरियल में कह सकते हो प्रोपोर्शनल हो सकता है, बट जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ई, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है। अब इससे क्या डिसाइड होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर इससे हमें क्या पता चलता है किसी मटेरियल का, जैसे स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, कॉपर का अलग है, सबका अलग अलग है, तो किसी का ज्यादा है किसी का कम है, क्या बताता है भाई, दो सब्सटेंस है, एक का इलास्टिसिटी कम एक का ज्यादा है, तो हम बताते हैं जिससे क्या पता चलता है। देखो बच्चे मान लो कि एक है स्टील या एक है सब्सटेंस एक्स और एक है सब्सटेंस वाई, ठीक है, दिखने में दोनों सेम है, दिखने में क्या दोनों सेम, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है। और क्या क्या है, मान लो कि सब कुछ सेम है, सेम लोड लगा दिया, मान लो सेम लोड भी लगा रहे हैं और सेम डायमेंशन है, इसका क्या मतलब है बच्चे बताना। इसका सीधे सीधे मतलब है कि स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एरिया भी सेम है, लोड भी सेम है, ठीक है। बट क्या दोनों में सेम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है सर। सर। क्या दो अलग अलग मटेरियल में सेम लोड लगाओगे तो क्या दोनों में सेम डिफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, अलग अलग डिफॉर्मेशन होगी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप अबाउट सर डिफॉर्मेशन? अलग अलग ही होगी क्यों 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 व्हाई? सर, क्योंकि हर मटेरियल का नेचर तो अलग ही होता है। वही मटेरियल का नेचर बताता है, हर मटेरियल का नेचर जो है डिस्क्राइब करता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब बात ये होती है कि मान लो कि एक्स में मोर एक्सटेंशन हुई, मोर एक्सटेंशन मतलब मोर स्ट्रेन एक तरीके से, और वाई में लेस एक्सटेंशन हुई मतलब लेस स्ट्रेन। क्या कहना चाहोगे दोनों के बारे में? जिसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा हुआ उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, इसके अंदर कम ज्यादा होगा। स्ट्रेन कम होगा। मतलब अगर हमने देखा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है बच्चों, आप देख सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है उसके अंदर ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मतलब उसका इलास्टिसिटी कम है। इसका मतलब कि जो बॉडी एक्चुअल में इलास्टिक होगी, उल्टा, अगर उल्टा देखा जाए इसका क्या होगा, अगर इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा उसका ज्यादा होता है उसकी डिफॉर्मेशन कम होती है। इसका मतलब जो बॉडी जितनी रिजिड होती है, रिजिड मतलब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, वो बॉडी जो डिफॉर्म ना हो पाए आसानी से, समझे या नहीं समझे? जो रिजिड मतलब डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। हाँ लेस डिफॉर्मेशन, रिजिड मतलब लेस, लीस्ट डिफॉर्मेशन, या जिसकी डिफॉर्मेशन कम से कम हो, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी हाई होता है। सर बोलो ची। सर आपने इस चैप्टर के जो हार्ड कॉपी वाले ना नोट्स नहीं दिए हैं, बाकी सबके तो थे लेकिन इसके नहीं है। कोई नहीं, अच्छे देख लेंगे, अभी दे देंगे, अभी रुक जाओ अच्छे, अभी टेंशन मत लो, सब जब जो भी है दे दे निकाल, जी टेंशन मत लो, सर। ठीक है। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं। सर ये एक तो बार फिर से बता दो। देखो अच्छी एक्चुअली क्या है, ये लाइन ये है कि कोई बॉडी ज्यादा जो ज्यादा रिजिड होती है, रिजिड बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होती है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। ज्यादा इलास्टिसिटी वाली बॉडी
में कम डिफॉर्मेशन होती है। वो बॉडी जो बहुत कम डिफॉर्म होती है उनका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? सर रबर ज्यादा रिजिड होती है, वो ज्यादा इलास्टिक होती है। देखो, इससे ज्यादा इलास्टिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, दो मतलब होते हैं। एक तो सीधा मतलब ये है, मतलब कई बच्चों को लगता है इलास्टिक का मतलब जो खींचती है और वापस आ जाती है इलास्टिक। ज्यादा इलास्टिक का एक्चुअल फिजिक्स में मीनिंग ये होता है कि जिसको डिफॉर्म करना आसान ना हो, जिसको परमानेंट डिफॉर्म करना आसान हो, वो इलास्टिक, वो ज्यादा इलास्टिक होती है। मतलब अगर हम देखा जाए तो इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है, इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन डिफिकल्ट हो। तो स्टील और रबड़ में से किसको परमानेंटली डिफॉर्म करना आसान होता है? स्टील। स्टील को। अरे यार, एक बात बताओ, आपने आप एक स्टील की चीज पे लोड लगाते हो, एक रबड़ की चीज पे लोड लगाते हो, तो स्टील तो डिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं होता है, रबड़ तो फिर भी डिफॉर्म हो जाता है। रबड़ तो टूट भी जाएगा, स्टील तो टूटेगा ही नहीं। देखो अच्छे, यस सर। बच्चों के दिमाग में परसेप्शन ये रहता है कि सर रबड़ वापस आ जाता है, रबड़ इलास्टिक है। ठीक है, रबड़ इलास्टिक है, रबड़ परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, अच्छी बात है, हम कहते हैं रबड़ इलास्टिक है, बाकी चीजों से ज्यादा अच्छा रबड़ इलास्टिक है। बट स्टील तो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है तो ज्यादा इलास्टिक हुआ, उसमें तो डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, कोई असर ही नहीं है डिफॉर्मेशन का। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि जिन चीजों को डिफॉर्म करना जितना ज्यादा मुश्किल होता है, परमानेंट डिफॉर्म करना, वो ज्यादा इलास्टिक होती है। स्टील को परमानेंटली डिफॉर्म करना आसान नहीं होता है, आप उसको परमानेंटली डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, ज्यादा बहुत ज्यादा लोड लगाओगे तब जाके परमानेंट डिफॉर्म होता है। समझे या नहीं समझे इस बात को? देखो, यस सर। अगर किसी बॉडी को इलास्टिक कहा जाए तो उसके दो मायने हैं। एक तो वो जब उस पर लोड लगाओ और लोड लगाने के बाद वापस अपनी वैसे ही रिकवर हो जाए, जैसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ होता है तो इलास्टिक होती है। हमने ये थोड़ी मना किया रबड़ इलास्टिक नहीं होता है, हम तो ये कह रहे हैं रबड़ इलास्टिक होता है। बट हम कह रहे हैं स्टील मोल इलास्टिक होता है, तो बच्चे कहते हैं सर नहीं, स्टील तो एक बार डिफॉर्म हो जाता है तो हो जाता है। बट स्टील को डिफॉर्म करना भी तो कितना मुश्किल है, ये भी तो देखो। इतना आसान है क्या स्टील को डिफॉर्म करना? स्टील तो डिफॉर्म होता ही नहीं है, वो तो डिफॉर्म हो ही नहीं रहा है, तो ज्यादा इलास्टिक हुआ। समझे या नहीं समझे? देखो, आप किसी चीज पे लोड यस लगाओ सर। और लोड लगाने के बाद तो लोड हटा दो, और अगर वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है तो कम इलास्टिक है, और अगर परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रही है तो इलास्टिक है। अब रबड़ और स्टील ले लो, आप देखो, स्टील भी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा, रबड़ भी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा। इवन रबड़ तो फिर भी इतना इलास्टिक नहीं होता है, ज्यादा खींच के रखो तो थोड़ा बहुत परमानेंट, थोड़े टाइम बाद परमानेंटली डिफॉर्म हो ही जाता है। रबड़ तो फिर भी, हमारे जो कपड़ों में इलास्टिक्स होते हैं वो भी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा, यूजलेस हो जाते हैं। स्टील ज्यादा इलास्टिक हुआ। समझे बच्चे? क्योंकि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन करना आसान नहीं होता है। आई बात समझ में या नहीं बात समझ में आई? बोलो। सर जो इलास्टिसिटी है वो इस पे डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन कितना डिफिकल्ट है। देखो अच्छे, यहाँ पर, वहां आगे में, मतलब यहाँ पर यहाँ के कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टील और रबड़ में से कौन सा इलास्टिक है, तो हम कह रहे हैं स्टील ज्यादा इलास्टिक है। उसका कारण ये है कि कौन सी चीज रबड़ और स्टील के कंपैरिजन में, दोनों में अगर सेम लोड लगाया जाए तो किसको कौन सा परमानेंट डिफॉर्म आसानी से हो जाएगा। जितना रबड़ में लोड लगाओगे तो रबड़ तो टूट के हाथ में आ जाएगा, स्टील पे तो डिफॉर्मेशन का कुछ असर ही नहीं होगा। मान लो आपने रबड़ का और स्टील की आइडेंटिकल चीज बना ली, ऐसा ये रबड़ का बना लिया कुछ और ये स्टील बना लिया, दोनों में सेम लोड लगाया, ठीक है, रबड़ पे उतना लोड लगाओगे तो इवन ब्रेक ही हो जाएगा, और उस पर ज्यादा लोड लगाओगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। तो कौन ज्यादा लोड को सह पाया और किस में परमानेंट स्टील। डिफॉर्मेशन? स्टील। नहीं समझ में आया? मतलब कहीं यस आपके, सर। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये रह रहा है कि रबड़ को थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, वापस आ जाता है। थोड़ा नहीं, ज्यादा भी लगा के देखो ना, ज्यादा के बाद भी इस पे ज्यादा ना असर हो, वो ज्यादा इलास्टिक हुआ। समझे? मैं ये नहीं कह रहा रबड़ इलास्टिक नहीं है,
मतलब कई बच्चे कह रहे सोचते हैं कि सर कह रहे हैं रबड़ इलास्टिक, मैं कह रहा हूँ रबड़ इलास्टिक है, बट रबड़ से भी ज्यादा कोई लोड सहे कोई सब्सटेंस और डिफॉर्म ना हो, वो ज्यादा इलास्टिक है हमारे लिए। हमारे लिए इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं कि खींचे और वापस आ जाए, इलास्टिक वाला इलास्टिक नहीं है हमारे लिए। हमारी इलास्टिक वो है जो खींचे वापस आ जाए या तो डिफॉर्म हो ही ना, इधर वो डिफॉर्म हो ही ना। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो, अरे यस बोलो। सर। देखो इससे सर मतलब जो ज्यादा डिफॉर्म होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। हाँ बच्चे बिल्कुल, जो ज्यादा जो परमानेंटली ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली इजीली डिफॉर्म हो जाता है, जो कम लोड पे भी परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करे, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, कम इलास्टिक और कहलाता है। सर जो टेम्परेरी डिफॉर्म हो वो? टेम्परेरी का कोई मायना नहीं है हमारे लिए, कोई मैटर नहीं करता, हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात ओके करते हैं। सर। जैसे परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब जैसे रबड़ को हम कहते हैं इलास्टिक है, बिल्कुल इलास्टिक है, क्योंकि चक्कर क्या है कि लोड हटाने के बाद वो अपने आप को रिगेन कर लेता है, बट रबड़ स्टील से ज्यादा इलास्टिक नहीं है, क्योंकि स्टील तो डिफॉर्म होता ही नहीं है, तो रिगेन क्या करेगा बताओ? समझे या नहीं समझे? यस सर। हम बच्चे कहते हैं सर रबड़ तो रिगेन कर लेता है, अरे स्टील तो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो रिगेन क्या करेगा? तो ज्यादा इलास्टिक हो, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो इस वे में हम कहते हैं कि रबड़ इज मोर इलास्टिक देन स्टील। आई बात समझ में बच्चों? कोई एक बॉडी हो जो बहुत रिजिड हो, मतलब कि आइडियल रिजिड बॉडी। आइडियल रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल रिजिड बॉडी? आप क्या समझते हो आइडियल रिजिड बॉडी से? कि कितना भी लोड लगाने के बाद भी मतलब उसमें जीरो डिफॉर्मेशन हो। शाबाश बच्ची, मतलब अगर मान लो लोड अगर इनफाइनाइट भी लगा दो तो नो डिफॉर्मेशन। समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो भाई बोलो। बॉडी जिस पे आप इनफाइनाइट लोड भी लगा दो, उसमें कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, उसको आइडियल रिजिड बॉडी कहा जा सकता है। कोई डाउट या नहीं? नो सर सर। ऐसी कौन सी बॉडी होती ऐसी है? ऐसी बॉडी आइडियली होती है। अच्छी आइडियल मतलब समझ में आया? ऐसी कौन सी बॉडी हो सकती है? ऐसी बॉडी आइडियल हो सकती है। आइडियल एक्चुअल में कुछ होता ही एग्जाम्पल। नहीं। आइडियल मतलब अच्छा। जो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो बच्चे नाम भी क्या दिया आइडियल। आइडियल तो मतलब फिर सर तो फिर दिया ही क्यों है? कॉन्सेप्ट है बच्ची, ये बस एक मान लो कि आप खुद रिसर्च करो कि सर मैं तो ऐसी बॉडी डेवलप करूंगी, चलो मैं रिसर्च करने लग जाऊंगी, मेरे को आइडियल रिजिड बॉडी डेवलप करनी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, कल को फ्यूचर में कोई बंदा डेवलप कर ले तो अच्छी बॉडी है। वो तो बहुत ज्यादा रिजिड होगी, वो तो कितना भी लोड सह लेगी, उसके हम शिप वगैरह बनाना चालू कर देंगे, शिप बनाना चालू कर देंगे या ब्रिजेस बनाना चालू कर देंगे, भाई कितना भी लोड डालो ये तो डिफॉर्म ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं कभी। ऐसा तो वैसे हो ही नहीं सकता, स्टील तक टूट जाता है यार ज्यादा लोड लगने पे। ज्यादा लोड लगने पे तो कुछ भी टूट फूट सकता है, कुछ भी, कोई भी चीज डिफॉर्म हो सकती है। ऐसा तो वैसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। समझ में आया बच्चे? ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, एक बार बन गया तो उसका हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए तो एक्चुअली क्या है फिर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? अगर कोई बॉडी आइडियल रिजिड बॉडी है तो उसका आपके हिसाब से क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा? इनफाइनाइट। शाबाश बच्चे, ऐसे केस में इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। भाई आप उस पर कितना भी स्ट्रेस डेवलप कर दो, बट उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, स्ट्रेन जीरो होगा। अब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? इनफाइनाइट आ जाता है। खैर ये तो कॉन्सेप्ट है बच्चे, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी तो है नहीं इस चीज की। तो भाई अब भाई कहानी है, कहानी है तो है बस। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं, खैर हमारा क्या काम। क्वेश्चन पे बढ़े बच्चों? चलो चालू हो जाओ बच्चों। तो अब आपको एक चीज बताएं बच्चे, सब सब्सटेंस का अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मतलब चाहे बल्क ले लो चाहे यंग्स ले लो। हम्म, हम्म, चलो अच्छा क्वेश्चन करो, दिखा देते हैं अच्छा हम यहाँ पे। हम्म,
चालू हो जाओ बच्चों। एग्जाम्पल 9.8 9.1 करो। मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी थोड़ी। फॉर्मुलेज लिख देते हैं, बता देते हैं हमको। क्वेश्चन लिख लो पहले। देखो बच्चे, अभी भी न्यूमेरिकल करो तो गिवन जरूर लिखा करो। जैसे गिवन क्या क्या है यहाँ पर, गिवन लिखो रेडियस इज इक्वल टू 10 mm, और गिवन में ही उसको स्टैंडर्ड या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे 10 mm लिखोगे तो उसको कन्वर्ट कर लोगे आप फाइनली। गिवन लिखो, उसे कन्वर्ट कर लो, आगे बढ़ो। करो बच्चों। 5 मिनट का समय दे रहे हैं बच्चों, आपके पास 5 मिनट का समय है। आज की क्लास में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होने बच्चे, बस इसके बाद बस हमको आपको यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला पढ़ाना है, बस उसका न्यूमेरिकल सारे जो पढ़ा दिया गया है उसके न्यूमेरिकल। सर यहाँ पे जो एरिया हम लेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे ना? देखो अच्छी, अगर सिलेंड्रिकल बार होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है सर्कुलर होता है। ये सिलेंड्रिकल बार है और एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन ही लिया जाता है फिलहाल, जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर के। क्रॉस सेक्शन पता है ना, काटो तो जो क्रॉस करके काटो तो जो सेक्शन मिलेगा, ये क्रॉस सेक्शन है। किस टाइम में, जब स्ट्रेस निकालते हैं तब लेंगे हम इसे। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, एंड एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है। चलो बच्चों करो, मैं अभी
सर इलोंगेशन मतलब हमें डेल्टा एल निकालना है। हाँ बच्ची बिल्कुल। हो गया। हाँ बच्चे चालू करें। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ये लिखा जाता है, तो मुझे जल्दी से बच्चे जो आपने लिखा है मुझे बता दो, गिवन क्या क्या है। बताओ बच्चे, विज्ञात क्या क्या गिवन है। सर गिवन रेडियस 10 mm। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 10 mm। 10 mm को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आगे पूरा करके लिखेंगे, जैसे 10 इंटू 10 की पावर -3 0.1 मीटर। मीटर। ठीक है, और बच्चे क्या दिया हुआ है बताओ। सर लेंथ 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर, और क्या दिया हुआ है बताओ बच्चे, फिगर भी बना लेंगे ऐसे जैसे थोड़ी सी ठीक ठाक फोर्स है 10 की पावर 5 न्यूटन। ऐसे। फोर्स है 10 की पावर 5 न्यूटन। जैसे मान लो कोई भी ऐसी फिगर सी बना ली मान लो। सर यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस या किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो स्ट्रेस की यूनिट के सेम होती है। जैसे कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसकी यूनिट होगी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एक खास बात है बच्चों, ऑल्दो मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट जब हमने स्ट्रेन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है स्ट्रेन की हम जब बात करते हैं तो स्ट्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्ट्रेन एक्चुअली चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन होता है, चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल होता है। तो चेंज इन कन्फिगरेशन में देखा जाए तो मतलब लेंथ वाले में डेल्टा एल बाय एल हो जाता है, या वॉल्यूम वाले में तो इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है, मीटर से मीटर कट जाता है, फाइनली यूनिट लेस हो जाता है वो। तो स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेन इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ऑल द नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं वैसे अपलोड कर दूंगा, मैंने अपलोड नहीं किया, मैं साइट पे भी अपलोड कर दूंगा नोट्स। ये वाले अपलोडेड नहीं, ग्रेविटेशन तक के अपलोडेड है, देख लेना बच्चों। तो जो स्ट्रेस की इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। सर कौन सी साइट? अरे बच्ची कब सबको तो बता रखी है, पाइजो वाली। तो मुझे तो यूट्यूब चैनल पता है, साइट नहीं पता है। क्या बात कर रही हो बच्ची, सबसे पहले उसी से तो पढ़ते थे बच्चे, सबसे पहले उसी पे तो अपलोड किए थे नोट्स। सर अरे हाँ सर, आपने ब्लॉग स्पोर्ट वाली जो थी। हाँ अच्छा वो ठीक है सर। ठीक है, इस ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों, क्या क्या निकालना है, मैं बोलो। स्ट्रेस इलोंगेशन। निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना था हमें, स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालना है, निकालो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है भाई हमारे पास, 10 की पावर 5 ही है ना। स्ट्रेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये। कोई डाउट? अरे सिंपलीफाई कर लेंगे बच्चों, कोई डाउट? नो सेकंड सर। सेकंड क्या निकालना है, इलोंगेशन। 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 देखो भाई अब इलोंगेशन तो एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट तो आ नहीं सकेगी। कारण क्या है, क्योंकि इलोंगेशन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेन, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेन मतलब तो हमसे डेल्टा एल पूछा हुआ है और हमें स्ट्रेन तो दिया नहीं है, तो हम एक्चुअली क्या है जो यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला था वो लगा सकते हैं। क्या था वो, फोर्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल, ये था। इससे अगर डेल्टा एल निकालना चाहो तो इसको ऊपर नीचे ले आ सकते हो। इन दिस केस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू
FL by ठीक है। तो फोर्स भाई कितना है, 10 की पावर 5 है। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी थी, 1 मीटर है। यंग्स मॉडुलस कितना दिया रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 × 10 की पावर 11 और एरिया पुट कर देंगे। और अगर कोई बच्चा कहे कि सर क्या इससे आसान नहीं हो सकता, अच्छा कोई बच्चा बताएगा क्या यही लगाना जरूरी है या कुछ और सिंपल भी हो सकता है, मतलब ये इतना आफत करना जरूरी है या कुछ सिंपल भी हो सकता है? बोलो सर बच्चों। जो ऊपर हमने वो निकाला था उसे पुट कर देंगे। देखो बच्चों स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, निकाला था। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू तो हमने निकाली रखी थी। जैसे अगर हम देखें कि डेल्टा एल ये है, एफ बाई ए, हमने एफ बाई ए तो निकाल ही लिया है, क्योंकि इसको लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस। देख रहे हो बच्चों, एफ बाई स्ट्रेस तो हमने ऊपर ही निकाल लिया था। यस सर। तो जब निकाल लिया तो पुट कर देंगे, बार बार उसी चीज को सॉल्व करने का क्या फायदा है भाई, एफ बाई ए तो निकाल ही रखा है, ये बस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेंगे। कोई डाउट? अरे बोलो भाई, एफ बाई ए तो ऊपर ही निकाल लिया ना हमने। देखो स्ट्रेस नो होता है सर। फोर्स बाय एरिया, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया ऊपर। जब आपने अभी निकाल लोगे, सिंपलीफाई कर लोगे, वो तो निकाल ही सिंपलीफाई कर ही लिया होगा आपने, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्या निकालना है बच्चों? सर स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालना है सर। स्ट्रेन तो बच्चों में इजी सा ही है, बस अब स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल ऊपर से निकाल ही लिया हमने, एल लगा देंगे, डेल्टा एल निकाल लिया और एल तो हमें पता है 1 मीटर है, वो ऊपर से आ जाएगा और 1 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट? कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बच्चों, ऑल दो आपको आप कहोगे सर दिक्कत होती है, टाइम लगता है, भाई लगेगा 5-5 मिनट लग जाएंगे, 7 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा भी लग जाएगा। फिलहाल स्टार्टिंग में तो लगेगा ही लगेगा टाइम, थोड़ा सा बाद में जब थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर में कैलकुलेशन ही तो है और क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेटर यूज करके निकालना बच्चों जो क्वेश्चन दूंगा मैं, वरना आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है।